हेलो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास पीएस स्टूडियो पीएस स्टडी ऑफिशियल पॉइंट। आज हम आपको पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर क्लास 11 का है और इसको मैं अपनी भाषा सरल भाषा में पढ़ाऊंगा जिससे आपको हर चीज की समझ आ सके। क्लास 11 का पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का परिचय। दोस्तों, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँ आप उसका नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। हम अगर अपनी भाषा में बोले तो अर्थशास्त्र को एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम जैसे कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हम किसी कंपनी या ऑफिस में पैसे कमाने जाते हैं, तो जब हमें वो पैसे एक महीने बाद या अगली डेट कभी भी मिलते हैं तो हम उन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो उसी को एक आवश्यकता अर्थशास्त्र कहते हैं। और वैसे तो अर्थशास्त्र की एक परिभाषा भी दी गई है जिसको मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। आप लिख भी लीजिएगा, आसान भाषा में। लिखिएगा अर्थशास्त्र वह क्रिया है मनुष्य अपने धन व संपत्ति को प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो इसकी बात करूं समझाने की, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अर्थशास्त्र वह क्रिया क्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। जिसमें मनुष्य मतलब हम मानव है ना, तो जिसमें मनुष्य अपनी धन और संपत्ति, धन मतलब पैसा और संपत्ति मतलब जायदाद जमीन है ना, धन और संपत्ति को कमाकर या प्राप्त कर ये बात है, अपनी आवश्यकताओं की मतलब हमारी कोई आवश्यकता है ना, तो अगर हमारे पास कोई जमीन है और कोई होता है कि अपनी जमीन को बेच के कर ले लेता है ना, कोई काल लेता है, तो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, तो वो आवश्यकता पूर्ति करता है, उसी अर्थशास्त्र कहते हैं। अब थोड़ी सी इसकी विशेषता भी जान लेते हैं। ये नोट डाउन कर लेते हैं परिभाषा। ठीक है, इसकी पहली विशेषता ये है
अर्थशास्त्र केवल मानव से ही संबंध रखता है, मानव से मतलब मनुष्य से, है ना। इसकी दूसरी विशेषता यह है, अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं से संबंध रखता है। भौतिक वस्तु जैसे जो हमारे सामने हो, है ना, प्राकृतिक चीजें जैसे कि कुछ भी हो सकता है, चाय, पानी, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, कुरकुरे, वॉशिंग मशीन, कार्स, ट्रांसपोर्टर्स, कुछ भी है ना, ऑल ऑफ दैट। और आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए इसमें सीमित धन की भी आवश्यकता होती है। सीमित मतलब देखो, सीमित मतलब एक जगह तक कोई सीमित चीज है ना। असीमित मतलब ऊपर जा रही है, जैसे कि कहते हैं ना, तुम अपने हद से बाहर जा रहे हो, तो बोला एक असीमित हो गया, है ना। तो सीमित हमारे पास क्या होता है, धन, ये पैसा मान लो, है। और असीमित क्या होती है, आवश्यकताएं। आवश्यकताएं कैसे सीमित होती हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, हमारे पास बड़ा बंगला होना चाहिए, और रोज रोज हम पिज्जा, मैगी, चाउमीन ये सब खाए ना, लेकिन हमारे पास धन तो एक ही है, सेम है। तो इन दोनों को बैलेंस मतलब संतुलित, संतुलित मतलब होता है बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। संतुलित बनाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल में समझेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कि किसी, जैसे हमारे पास 50 लाख रुपए, 5 लाख मान लो, ठीक है, 5 लाख रुपए। अब हम किसी शोरूम में वहां पे एक कार देखी, वो 5 लाख की है, ठीक है। अब ये सोचिए, अगर हम 5 लाख की कार लेते और उसे ले जाते हैं, लेकिन उससे हमारा बस एक शान शौकत बढ़ाने के लिए, मतलब एक रेपुटेशन के लिए काम आती है वो, कि हमारे पास गाड़ी है ना। अब कोई दिमागदार या कोई बिजनेसमैन या ट्रेड में कोई व्यक्ति हो ना, वो क्या करेगा, 5 लाख में 5 ई रिक्शा खरीदेगा, जो 1 लाख रुपए मानो एक आती है, ठीक है। ई रिक्शा मतलब बैटरी से चलने वाला। ठीक है। अब अगर एक ई रिक्शा पूरे दिन में 1000 रुपए, मान के चलो 700 रुपए भी कमा देता है, या 500 मान लीजिए, है 500 रुपए अगर एक ई रिक्शा देता है, तो 5 कितने देंगे, 2500 मतलब 2500 रुपए। ठीक है। अब 2500 का मल्टीप्लाई हम 30 के महीने में, मतलब कोई से भी 30 का महीने में देते हैं, तो हम लोग कितने रुपए देगा,
महीने के हमें वो देगा 75,000 रुपये। महीने का 75,000 रुपये महीने सैलरी देगा वो मेरा गाड़ी, जो हमने 5 ई रिक्शा निकाले है ना। अब 75,000 रुपये महीने देगा तो 1 साल की हमारी इनकम कितनी होगी? एक साल की कीमत होगी हमारी 9 लाख। अब ये बताओ, एक बार तो 5 लाख खर्च करोगे, तुम 1 साल और रुक जाओ बस गाड़ी के लिए। 1 साल में तुम्हारे पास 9 लाख है। इस समय में मान लो 2022 चल रही है, एक 2023 चल रही है। और जो सोचो 2022 में अगर तुमने 5 लाख रुपए इस कार में खर्च करे, कुछ मिला? बचा तुम्हारा बैलेंस जीरो। अब 1 साल और रुक जाओगे, 2023 में 5 लाख 5 ई रिक्शा लेके 500 रुपया अगर रोज देगा तो 500 रुपया अगर रोज देगा, और एक तो 5 ई रिक्शा 2500 रुपये देंगे। 2500 रुपया अगर हर दिन ई रिक्शा देंगे और एक महीने में 75,000 रुपये देंगे तो 1 साल में 9 लाख रुपए देंगे आपको। 9 लाख में से अगर मानो अब आपको चाहिए गाड़ी, अब आप ले लो, कोई बात नहीं है। बचे कितने? 4 लाख। उन 4 लाखों से आप उन 4 लाख से आप और भी कम कर सकते हो, है ना। 4 लाख आपके सेव भी हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। तो इसी को मतलब एक संतुलन बनाना कहते हैं। संतुलन बैलेंस, सीमित और असीमित आवश्यकता के बीच संतुलन बनाते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसी तरीके का अर्थशास्त्र की एक संतुलन बनाई जाती है। इस तरीके से कभी नहीं बनाई जा सकती, इस तरीके से कभी नहीं बना सकते, ठीक है। अब बच्चों हम अर्थशास्त्र के महत्व पढ़ेंगे। महत्व मतलब इनके बारे में जानेंगे, है। पहला है उपभोक्ता। सबसे पहला मेरा सवाल है उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता उपभोक्ता क्या है? तो उपभोक्ता जैसे कि मान के चलिए, हमें अगर आप क्लास 10 करी हो यूपी बोर्ड कॉमर्स से, तो आपने क्लास 10 में बिजनेस स्टडीज में फुटकर और थोक व्यापार पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें होता क्या है, एक चेन, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए एक श्रृंखला मतलब एक चेन मतलब जो एक दूसरे का बंधी हो, तभी तो एक चेन बनेगी। अगर इसे मैं यहाँ से काट दूंगा तो एक चेन थोड़ी नहीं है ना। तो इस चेन का मतलब था श्रृंखला। तो हमने उसमें फुटकर और थोक व्यापारी से ये पढ़ा था कि जो थोक व्यापारी होता है वो उत्पादन या उत्पादक प्लस उत्पादक कौन होता है? सबसे पहले तो चलो, उत्पादक वो होता है जो
माल का उत्पाद करता है। उत्पाद मतलब बनाता है, कच्चा माल है क्या, जैसे कि मान के चलिए, हाँ आम ले लिया, ठीक है, आम ले लिया। अब आपने सबने फ्रूटी या माजा कुछ पिया होगा, स्लाइस, कोई कोल्ड ड्रिंक आती है माजा आम की। तो एक फैक्ट्री होती है जिसमें आमों को लाया जाता है, फिर आमों और अलग अलग रसायन जैसे कि केमिकल्स से मिला मिलाकर एक कोल्ड ड्रिंक तैयार की जाती है। तो क्या हो गया, उत्पादक हो गया। उत्पादक मतलब जो इस चीज को बनाता हो, कच्चे माल से। कच्चा माल क्या होता है, ये जैसे मैंने अभी बताया, आम से वो बनाना है और बहुत सी चीज है? तो वो बनाता है। अब वो किसके पास बेचता है, वो बाहर मार्केट में बेचता है। लेकिन ये आपने सोचा ही कभी, वो जब बाहर मार्केट में से बेचने के लिए बेचता है तो वो किसके मतलब किसको देने के लिए बेचता हुआ। ऐसा तो है नहीं कि बन के माल आया सीधा हमारे पास आ जाएगा, नहीं होगा ना। तो वो बेचता है किसको, थोक व्यापारी को। अब थोक व्यापारी कौन होता है, थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो एक किसी भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसने बिस्किट भी रख लिए है ना, जूस भी रख लिए और कुरकुरे चिप्स ये सब एक साथ, मतलब कोई चीज ऐसी रख नहीं सकता वो, है ना। वो सिर्फ एक चीज का भंडार करता है। भंडार मतलब किसी चीज को एक को भर सकता है। तो जैसे कि मानो उसने एक कोल्ड ड्रिंक, वही मैंगो जूस, आम के जूस वाले से कम से कम 100 डिब्बे खरीदे। 100 मतलब 100 कार्टून खरीदे मैंगो जूस के, ठीक है, खरीद लिए। अब उसने कोई एक ऐसी जगह ढूंढी या कोई ऐसी दुकान ढूंढी, या इसमें उसने भर दिए 100 डिब्बे रख दिए पूरे, है ना। अब वो क्या करेगा, अब इसका काम खत्म है ना, उसका काम खत्म। अब आएगा फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी कौन होता है, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा मतलब क्या समझे, थोड़ी थोड़ी चीजें है। जैसे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या क्या आता है, वो बिस्किट भी रख लेगा, चॉकलेट्स भी रख लेगा, कुरकुरे भी रख लेगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी रख लेगा, अलग अलग चीजें हैं। तो थोक व्यापारी वही होता है, वो फुटकर व्यापारी। ठीक है, फुटकर व्यापारी। तो वो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के पास आएगा। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के पास आके क्या कहेगा कि मुझे इसमें से 100 डिब्बों में से मान के चलो 10 डिब्बे दे दो कोल्ड ड्रिंक्स के, ठीक है। अब उसने उसे दे दिया 10 डिब्बे। अब वो 10 डिब्बे लाएगा अपनी दुकान पर। कौन की दुकान पर, या तो अपनी दुकान पर लाएगा, है ना। या आपने देखा होगा गली मोहल्ले में फेरी लगाने वाले घूमते हैं। फेरी मतलब जो गाड़ी पर रख रखे अपना सामान सेल करते हैं ना, तो वो लाएगा। अब हम जाए थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी होता कौन है, जैसे कि हमारे बाहर कोई भी प्रोविजन स्टोर, मतलब प्रोविजन स्टोर, कोई भी परचूने की दुकान है ना, तो उसको फुटकर व्यापारी कहते हैं, क्योंकि वो हर सामान रखता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसके बाद आता कौन है, उसके पास उपभोक्ता। उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जिनको उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता मतलब उनकी जरूरत होती है। जैसे मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, थम्स अप या पेप्सी, है ना। तो मैं जाऊंगा दुकान के पास, दुकान वाले के पास, और कहूंगा भैया एक थम्स अप दे दो। तो मैं कौन हुआ, उपभोक्ता हुआ। उपभोक्ता मतलब जिसको उसकी आवश्यकता हो। और लूंगा किससे, फुटकर व्यापारी से। फुटकर व्यापारी कौन हुआ, वो दुकान वाला, है ना। तो इसी को उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अब मैं अभी हमारा टॉपिक चल रहा था महत्व पे, तो महत्व में सबसे पहला टॉपिक आया था हमारा उपभोक्ता ही। और इसका एक मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाया एक फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए थोक व्यापारी प्लस फुटकर व्यापारी इज इक्वल
व्यापारी और फुटकर व्यापारी का बनता है उपभोक्ता। ठीक है, ये मैंने एक बना रखा है, लेकिन इनको एक श्रृंखला बोलते हैं। अगर मान के चलिए इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, वैसे ही ना, उपभोक्ता उत्पादक की अलग, मान के चलिए एक चेन है, अब आएगा कौन, थोक व्यापारी। ठीक है, थोक व्यापारी। अब आएगा फुटकर, अब आएगा उपभोक्ता। ठीक है, ये एक चेन है, ये इन दोनों, इन 1 2 3 4, इन चारों के बीच की एक कड़ी है जो इन्हें जोड़े रखती है। अगर इनमें से अगर मान के चलिए थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी, कड़ी मतलब संबंध तोड़ दिया जाए, तो थोक व्यापारी अपने माल को क्या करेगा, कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता ना, क्योंकि जब तक फुटकर व्यापारी उससे माल खरीदेगा आएगा नहीं, तब तो उसके पास आउट ऑफ स्टॉक बना रहेगा माल, है ना। इसी के लिए इसे एक श्रृंखला का नाम दे दिया गया, श्रृंखला मतलब चेन। उपभोक्ता, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के रूप में महत्व, उपभोक्ता के रूप में, मतलब उपभोक्ता के रूप में, मतलब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे रूप में, है ना, तो उपभोक्ता के रूप में साधन, साधन मतलब कोई भी, जैसे कि कोई भी यूज करने वाली चीज, साधन मतलब कोई भी चीज, जैसे कि गाड़ी मान लो, है ना, तो वो हमारी यूज करने वाली है ना, जैसे आप चला के कहीं भी बाजार या कहीं भी जा सकते हैं, तो वो हमारा साधन है एक तरीके से, है ना। तो साधन सीमित होते हैं, क्या होते हैं, सीमित, मतलब सीमित मतलब एक अपने एवरेज तक, है ना। तो साधन सीमित होते हैं और आवश्यकता है असीमित होती है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में 500 का पेट्रोल डल जाए और हमारे पास है कितने रुपए, 100 रुपए। 100 रुपए हमारा क्या हो गया, साधन सीमित, साधन मतलब सॉरी सीमित मतलब एक अपनी एक उस तक अपनी, है ना, उसका नाम दे रहा, क्या बोलते हैं, एक अपने हद तक एक साधन सीमित होता है ना। अब आवश्यकता हमारी क्या थी, इसमें 500 रुपए का पेट्रोल डल जाए, अब भाई 100 रुपए है तो 500 कैसे डल जाएगा, तो हमारी जो 500 रुपए की इच्छा है वो असीमित है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, उपभोक्ता के रूप में साधन सीमित होते हैं तथा आवश्यकताएं असीमित होती है। अतः प्रत्येक उपभोक्ता अपने आसानी से प्राप्त न होने वाली वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। दुर्लभता जैसे बोलते हैं, दुर्लभता मतलब जो आसानी से प्राप्त ना हो, है। तो इसमें क्या बोला गया है, उपभोक्ता के रूप में साधन सीमित होते हैं तथा आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अतः प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आसानी से प्राप्त न होने वाले साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अधिकतम संतुष्टि मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। कहते हैं ना कि भाई छोड़ना नहीं है जब तक पूरा, मतलब कहते हैं ना, जैसे कि घर में आम आए, आम, अब आम खा लिए, अब उसके अंदर थोड़ा सा रह गया, उसका रस होता है, तो घर वाले कहते हैं पूरा खत्म कर, है ना। तो उसी को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो आसानी से प्राप्त ना हो, जो आसानी से मिलते नहीं है चीजें, उससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं, तो उसी को उपभोक्ता कहते हैं।
लेकिन अर्थशास्त्र के महत्व में कहते हैं उपभोक्ता अपने फुटकर और थोक व्यापार के बीच में तो अलग उपभोक्ता है वो, ठीक है। अब ले ले उत्पादक। उत्पादक कौन है? अब बोलोगे आप फुटकर और थोक व्यापारी जो उत्पादक होता है वो बनाता है सब ना, नहीं वो अलग चैप्टर गया 10th क्लास का है ना, हम 11th की बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र वाला। प्रत्येक और इसके ऊपर यह बता रहा हूं, प्रत्येक उत्पादन के साधनों को इस प्रकार एकत्र संगठित करता है। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, संगठित मतलब इकट्ठा करना है ना, कि वह सीमित लागतों पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, है ना। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक उत्पादक के साधनों को इस प्रकार एकत्र या संगठित करता है कि वो कम लागतों या सीमित लागतों पर उस माल या उस साधन का अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। अब मान के चलिए मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है। अब मैं जैसे कि बाहर जाता हूं तो मतलब उत्पादक की तरफ से बताऊंगा मैं, है ना, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि कैसे मतलब एक तरीके से बात काम करता है उत्पादक, ठीक है। अब मेरा सोच रही है कहीं गर्मी पड़ रही है तो कुछ ठंडा बांटा है जो मतलब रोड पर चलते हुए व्यक्तियों को दिया है ना। अब मैं ये तो करूंगा नहीं कि 1000 रुपए में, एक तो काम ये भी कर सकता हूँ मैं, 1000 रुपए में 100 रुपए वाली एक कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं तो 1000 रुपए में कितनी आएगी? 10 आएंगी, है 10 बोतल आएंगी वो, है ना, 10 बोतल आएंगी। अब मैं थोड़ा सा ये सोचू 1000 रुपए अगर एक बोतल से अगर 10 गिलास भी कोल्ड ड्रिंक निकले तो 10 का इंटू में कितने में दूंगा इसमें, ओ तो 10 10 100 बस, ठीक है। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर 100 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक के अंदर 10 गिलास कोल्ड ड्रिंक निकलती है, ठीक है, तो वो 10 बोतलों के अंदर से कितने निकलेंगे? 100 गिलास। अब ये बताओ 100 गिलास तो चलते फिरते हाल गायब हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगाऊं तो इसमें क्या कर सकता हूं? कम लागत में सबसे ज्यादा उत्पादन कर सकता हूं। कैसे? मैं इस कोल्ड ड्रिंक की बजाय, ठीक है, इस कोल्ड ड्रिंक की बजाय 2 रूह अफ़ज़ा की बोतल, मतलब जो शरबत की गुलाब जल की बोतल आती है, ठीक है, दो रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके आता हूँ। मान के चलिए 150 की आती है, कितने की आती? 150 प्लस 150 300 हो जाएंगे। तो पहले हमारी क्या आई? 300 रुपए लागत। अब मान के चलिए 1 ड्रम ले लीजिए, ड्रम तो घर पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर 1 ड्रम ले लेते हैं कितने लीटर का? अगर 200 लीटर का ड्रम भी ले लिया, ठीक है, वो तो अलग गया, पैसे में डालेंगे उन्हें, कोई ड्रम तो हमारे घर का ही है। अब 5 किलो चीनी, 45 रुपए किलो चीनी चल रही है इस बार, और उसका 5 से डिवाइड देते हैं, वो मल्टीप्लाई देते हैं, तो 5 5 क्या 25, 5 4 20, 21 22, 225 रुपए की 5 किलो चीनी, ठीक है। अब एक बर्फ की सिल्ली मतलब एक आइस का बहुत बड़ा हुआ था ना, एक बन के मान के चलो 200 का हुआ जाएगा, 200 का हुआ जाएगा। पानी तो कहीं से भी, या अगर मान के चलो 5 रुपए की बोतल भरती है जगह से तो कम से कम 10 बोतल भी लग जाएगा, एक ड्रम में, 2 ड्रम में 5 बोतल मान लीजिए 10, तो 5 रुपए का अगर 10 से गुणा कर दिया 50 रुपए किलो हो जाएंगे।
अब इसको प्लस करेंगे तो 5 का एक 5 2 और एक 5 7 2 2 4 4 और 3 5 6 7 775 खत्म 775 खत्म है ना। नो अभी भी 225 रुपये बच रहे हैं हमारे पास, सेव हो रहे हैं ना। अब सारा सामान दे दिया हमने, सारा सामान दे दिया ये केक। हमारा टोटल खर्चा कितना आया 775 775 रुपये। अब उसमें मैंने पानी डाला, अगर मान के चलिए एक 100 लीटर का ड्रम, 100 लीटर के ड्रम में से अगर एक ग्लास के अंदर एक गिलास के अंदर अगर 250 ग्राम पानी, 250 ग्राम पानी आता है ना, 250 ग्राम, तो 4 गिलास के अंदर कितना आएगा 1 किलो है। 4 गिलास के अंदर आएगा 1 किलो। अब 1 किलो 4 गिलास के अंदर आएगा तो भाई हमें तो 100 लीटर मतलब 1000 किलो का, समझे 1000 1 2 3 4 हाँ बस 100 सॉरी 100 किलो का, 100 किलो का निकालना है। 100 को अगर लीटर में नापते हैं तो पानी के हो गया, अगर हम किलो में नापते हैं तो अलग चीज है ना। तो हम मान के चलिए अगर एक गिलास में 250 ग्राम पानी आता है तो 4 गिलास में कितना आएगा 1, और ऐसे इसका 100 का अगर 100 किलो का इंटू अगर गरम कर दिया ना, तो जाओ 700 गिलास, अगर 700 गिलास पानी और 700 गिलास पानी एक बार में 100 लीटर में अगर 700 गिलास पानी आता है तो भाई देखो जब हम 1000 रुपए में 1000 रुपए में अगर एक कोल्ड ड्रिंक लेते, एक कोल्ड ड्रिंक से हमारे 10 गिलास भर रहे थे और 10 से अगर इंटू 10 का ही करा जाए तो 100 गिलास हो रहे थे। अब भाई 700 गिलास तो बहुत होते हैं, तो हमारा क्या हुआ कम लागत हुई ना। देखो उसमें 1000 रुपए में 10 आई थी, हमारे 775 रुपए में सब सामान आ गया। उसके बाद बनाने की विधि भी सेम रही, और उससे उत्पाद कितना हुआ 700 गिलास का। तो इसी को वाला एक उत्पादक का महत्व भी कहते हैं। अब आते हैं श्रमिकों के महत्व। श्रमिकों के महत्व, श्रमिकों के महत्व क्या होते हैं। श्रमिकों के महत्व ये होते हैं कि अगर उन पर अशिक्षित बेरोजगारी मतलब उनको ना शिक्षा मिलना है, तो वह अशिक्षित तो होते ही है ना, और ऊपर से उनको बेरोजगारी भी है
तो अगर उनको धन धन से संबंधित कोई भी अगर अगर शिक्षित होती है ना, तो वह कुछ धन से अगर संबंधित होने अगर कोई जानकारी होती तो वह अपनी समस्या को या तो कोई कार्यालय में जाके रख सकते कि सर हमारे यहाँ ये कमी है ना, ऐसे ऐसे, तो वह इसी दौरे में आ जाता है। ठीक है, सीधी एक डेफिनेशन इसकी बताऊं, श्रमिकों को यदि धन इत्यादि के बारे में ज्ञान होता तो वह अपनी समस्याओं को प्रबंधकों को आसानी से बता सकते हैं। प्रबंधकों मतलब कि कार्यालय में जाके कोई भी प्रबंधक है ना। अब बढ़ते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और अनष्टि अर्थशास्त्र समष्टि। व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में व्यष्टि का अर्थ माइक्रो मतलब सूक्ष्म अथवा छोटे छोटे। सूक्ष्म से अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे कणों मतलब छोटी छोटी अंगों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब इससे यह है अर्थशास्त्र में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, कैसी जो हमें कोई बड़ी बड़ी चीजें कुछ है ना, जिससे बन के चल रहा है, तो वो तो हमें पता है, उसके अंदर जो चीजें है उसका अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, उसको तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समष्टि। समष्टि का क्या अर्थ है? समष्टि का अर्थ यह है किसी समूह से, समूह मतलब किसी एक झुंड है ना, समूह मतलब एक कहते हैं ना दोस्तों का समूह ना, दोस्तों का ग्रुप बना लो है ना, तो ग्रुप का मतलब होता है समूह। समूह से है जिसमें अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण मतलब एनालाइज है ना, एनालाइज किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल मतलब एक निश्चित आय मतलब एक मतलब आय तो अलग समझाती है, और कुल बचत मतलब सेविंग्स है ना, इससे लगाया जा सकता है, तो इसी को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक, अब हम चले आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं।
सॉरी सॉरी आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं धन को कमाने के लिए, धन को कमाने के उद्देश्यों से किए गए प्रयत्न को आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब प्रयत्न मतलब कोई भी, जैसे कि नौकरी करना, बिजनेस करना या कोई मजदूर की बेलदारी करना, ये प्रयत्न होते हैं। तो किसी, यह वह क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें धन को कमाने के उद्देश्यों से किए गए प्रयत्नों को आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया का संबंध सिर्फ धन से और संपत्ति से होता है, ठीक है। तो ये तो आर्थिक क्रिया हो गई। सीधी भाषा में ये है, अगर हमें धन कमाना है, धन को कमाना है, तो धन को कमाने के लिए हमें भाई नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी तो उससे पैसा आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया सिर्फ मनुष्य का ही अध्ययन करती है, मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है, ठीक है। अनार्थिक, अनार्थिक क्या होती है? अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका उद्देश्य धन और संपत्ति से नहीं होता। धन और संपत्ति से नहीं होता। धन और संपत्ति मतलब जैसे कि समाज में सेवा करना, ट्रस्ट में दान देना, है ना। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, पैसे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे समाज की सेवा करेंगे तो खाना भी डालेंगे, पानी भी देंगे, है ना। तो इससे हमारा पैसे उसका एक ट्रस्ट में बन जाता, ट्रस्ट में डालेंगे तो ट्रस्ट में भी आ रहा है। तो ये अनार्थिक क्रिया है। सीधी बात ये है, वह क्रिया है जिसमें, या तो वह क्रिया है जिनमें आर्थिक क्रियाओं का, या आर्थिक क्रिया जैसे धन संपत्ति है, वह क्रिया है जिसमें धन और संपत्ति से कोई संबंध ही नहीं होता, वह अनार्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों आज क्लोज होता है। हमारा अर्थशास्त्र का परिचय इतने में खत्म। अब कल से हम एक नया चैप्टर सांख्यिकी क्षेत्र तथा परिचय इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये खत्म चैप्टर।